वेलकम बच्चों। पिछली क्लास में हमने वायरस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने टीएमवी और पॉक्स वायरस के स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आपके है बैक्टीरियोफाज। तीसरा आपके सिलेबस का जो वायरस है बैक्टीरियोफाज, जिसका कि स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन आपके कोर्स में है। बैक्टीरियोफाज को सबसे पहले फ्रेडरिक टॉट और फेलिक्स डी हेरल ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और बैक्टीरियोफाजेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब वो पैरासिटिक कंडीशन में ही रह सकते हैं, वो किसी और कंडीशन में नहीं रह सकते हैं बैक्टीरियोफाजेस। और वो सारे ही तरीके के बैक्टीरिया जितने भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उन सबको इन्फेक्ट कर सकते होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है टेडपोल की तरह से होता है और हेड और टेल दो में डिफरेंशिएटेड होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि हेड एंड टेल दो में डिफरेंशिएटेड है। हेड और टेल के बीच में एक कॉलर पाई जाती है और टेल के एंड में टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो हेड पार्ट होता है उसमें इसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रेजेंट होता है और जो कोर है वो प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। फाइबर्स और टेल के बीच में बेस प्लेट पाई जाती है और हेड और टेल के बीच में कॉलर प्रेजेंट होती है। T4 फाज का जो हेड होता है वो हेक्सागोनल होता है और उसमें डीएनए का अमाउंट जो है 6 × 10⁻³ माइक्रोग्राम्स होता है और मॉलिक्यूलर मास 120 × 10⁻⁴ डाल्टन होता है। जो हेड का स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियो कैप्सिड से मिलकर के बना होता है। कैप्सिड में लगभग 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये 500 μm लॉन्ग होता है और हेड और टेल के बीच का जो पार्ट होता है उसको कॉलर कहते हैं। टेल की जो सिमेट्री है वो हेलिकल होती है और ये कॉइल्ड होती है। उसकी लेंथ 95 nm होती है और डायमीटर 8 nm है इसका। टेल प्रोटीन फाइबर से कवर्ड रहती है और इसमें 144 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं जो कि 24 कॉइल्स में अरेंज्ड होते हैं और हर कॉइल में 6 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। जो टेल का ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पर हेक्सागोनल प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि टेल प्लेट या बेसल प्लेट कहलाती है। उसकी थिकनेस 20 nm होती है और जो बेस पार्ट होता है हेक्सागोनल प्लेट का उसमें 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। टेल फाइबर्स की मदद से जो फाज वायरस है वो होस्ट बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो पाता है, उसकी सेल सरफेस पर अटैच हो जाता है टेल फाइबर्स की मदद से। फाज वायरस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कैप्सिड में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के लाइसिस में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये लाइटिक साइकिल में भी जाता है और लाइसोजेनिक साइकिल में भी। तो लाइटिक साइकिल में कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर फाज का, बैक्टीरियोफाज का। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन इन वायरस। रेप्लिकेशन के दौरान वायरस के न्यूक्लिक एसिड्स का रेप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन में जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनका नंबर बढ़ता है और वो होस्ट सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसमें दो प्रकार से हो सकता है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। जो वायरुलेंट लाइटिक बैक्टीरियोफाजेस होते हैं वो होस्ट सेल को बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उसके अंदर उनका डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है और नए फाज पार्टिकल्स को बनाता रहता है। जब बहुत सारे फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं तो वो होस्ट सेल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, होस्ट सेल को रप्चर कर देता है और बाहर आ जाता है और फिर वो दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होता है। इस साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि फाज T2 है जो कि इसके ऊपर बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच हुआ है और इसका प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है और फाज डीएनए सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सेल के अंदर एंटर करने के बाद में ये उस पूरी होस्ट सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने लिए रिक्वायर्ड एंजाइम का सिंथेसिस करता है। वो एंजाइम्स उसके लिए फाज डीएनए बनाते हैं, फाज प्रोटीन बनाते हैं और वो सब असेंबल होता है और इस दौरान जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। सेल में बैक्टीरियल डीएनए डिसइंटीग्रेट हो जाता है
अब जो ये प्रोटीन कोट बनी है और जो न्यूक्लिक एसिड बना है वो आपस में अक्यूमुलेट होते हैं, असेंबल हो जाते हैं और फास्ट पार्टिकल बना लेते हैं। अभी बहुत सारे फास्ट पार्टिकल्स बनने के बाद में वो बैक्टीरियल सेल फुल हो जाती है उनसे और फाइनली वो रप्चर हो जाती है और फास्ट पार्टिकल्स बाहर एनवायरनमेंट में लिबरेट हो जाते हैं और नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। वायरस बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो दूसरी टाइप की साइकिल में भी जा सकते हैं। वो नॉन वायरुलेंट वायरसेस हैं जो कि होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। उनका वो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियल सेल को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं बैक्टीरियोफाज के वो होस्ट डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं और ये उस डीएनए के साथ में ही रेप्लिकेट होते रहते हैं। मतलब बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जाके जुड़ गए और जब बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन साथ साथ में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उसमें अटैच रहते हैं कई जनरेशन्स तक। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में फास्ट डीएनए जुड़ जाएगा और वो कई जनरेशन्स तक अटैच रहेगा और वो उसके साथ साथ ही रेप्लिकेट होता रहेगा। इस प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस नहीं होती, मतलब लाइटिक नहीं होता, बैक्टीरियल सेल रप्चर नहीं होती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इस साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। फिर जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो उस वक्त अचानक से ये लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस बन जाते हैं। फाइनली वो बैक्टीरियल सेल को किल कर देते हैं और वो रप्चर करते हुए बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, लैम्डाफाज का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। बैक्टीरियल सेल के अंदर लैम्डाफाज का प्रोटीन कोड तो बाहर रह गया लेकिन उसका डीएनए अंदर एंटर कर जाता है। ये डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इंटीग्रेट होता है और जब बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसी प्रकार से उस पार्ट का भी बैक्टीरियोफाज के उस डीएनए के फ्रेगमेंट का भी मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। फिर कुछ इस तरह का उसमें ट्रिगर होता है कि वो जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए था वो मेन डीएनए से पृथक हो जाता है, बैक्टीरियल डीएनए से पृथक हो जाता है और पृथक होने के बाद में फिर से वो लाइटिक साइकिल में एंटर हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस बनते हैं और वो सेल को रप्चर करते हुए बाहर लिबरेट हो जाते हैं और नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं वायरस में, जैसे कि वायरॉइड्स। ये बहुत छोटे से इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि होस्ट सेल में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वास्तव में ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके चारों तरफ प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है और ये जो वायरॉइड आरएनए है उनका भी रेप्लिकेशन संभव है। ये नेकेड वायरस और मेटा वायरस कहलाते हैं जो कि होस्ट सेल में एंटर करके इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स इस प्रकार के वायरॉइड्स होते हैं, उनको एक असिस्टेंट वायरस की, मतलब असिस्टेंट वायरस के आरएनए की या फिर हेल्पर की आवश्यकता होती है रेप्लिकेशन के लिए। उनको रेप्लिकेट होने के लिए असिस्टेंट वायरस के आरएनए की या फिर किसी मदद की आवश्यकता, हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रायंस। ये पैथोजेनिक होते हैं और शीप और गोट के नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और जो बीमारी कॉज करते हैं वो कहलाती है स्क्रैपिया फीटल डिजीज़। प्रायंस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मतलब अपना डीएनए आरएनए नहीं होता और वो 2 या 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और इन्फेक्शियस होते हैं नेचर में। प्रायंस जो होते हैं वो वायरस के कंपैरिजन में 100 गुना छोटे होते हैं और ये केवल मात्र प्रोटीन्स के बने होते हैं। लिविंग सेल में ये रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी प्रोजेनी डेवलप करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। थैंक यू।